स्वागत है फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। और उसी भू आकृति विज्ञान के क्रम में आज का जो टॉपिक है वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। क्या है? वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। इसके पहले हमने नदी के द्वारा जो निर्मित भू आकृतियाँ हैं उसके बारे में जिक्र किया है। और आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। भू आकृति आप समझ रहे हैं, जो पृथ्वी पर जो आकृति बनती है और वह आकृति जो वायु के द्वारा बने उसको हम वायु द्वारा निर्मित भू आकृति कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लैंड फॉर्म मेड बाई विंड कहते हैं। ठीक है, तो आइए वायु के द्वारा जो निर्मित भू आकृतियाँ हैं उसको हम आज इस टॉपिक में क्लियर करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से नदी जो है 3 कार्य करती है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, उसी तरह से वायु का भी कुछ काम है जिसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? वायु द्वारा अपरदनात्मक कार्य होता है और दूसरा क्या होता है? निक्षेपणात्मक कार्य होता है। मतलब 2 कार्य जो है वायु के द्वारा होता है। तो उसी क्रम में पवन के द्वारा अपरदनात्मक जो कार्य हैं और इन अपरदनात्मक कार्यों से जिस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में इस टॉपिक में हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पवन का अपरदनात्मक कार्य होता कहाँ है। तो जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे सहारा है, गोबी है, कालाहारी है, यानी जो भी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे वर्षा का अभाव होता है, जिससे क्या होता है? चट्टानें गर्म होती हैं और गर्म होकर के बारीक धूल कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। मरुस्थल जो है प्रायः वनस्पति विहीन होते हैं और बालू के ढेर लगे रहते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में। वहां पे पवन क्या करती है? अपना कार्य करती है। किस तरह से? अपरदन के माध्यम से और निक्षेपण के माध्यम से। तो अपरदनात्मक मतलब क्या होता है इसमें कि पवन जो है अपने साथ वायु के साथ में पवन जो है, जो धूल कण है, जो बालू के कण है, उनको अपने साथ क्या करती है? बहा ले जाती है। उसी क्रम में हम पवन के अपरदनात्मक कार्य को पढ़ेंगे। अब जब पवन वायु को क्या करे, पवन क्या करेगी? धूल कणों को अपने साथ जो है, बालू के कणों को, रेत को जो है अपने साथ बहा कर ले जाएगी। तो उसके चलने से, पवन के चलने से जो रेत कण उसमें उसके साथ चलते हैं तो वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं किसी स्थलाकृति से क्या करते हैं? टकराते हैं, घर्षण करते हैं। तो उनसे जिन आकृतियों का निर्माण होता है, यानी वायु के साथ जो धूल कण, जो बालू के कण, छोटे छोटे कंकर जो है, छोटे छोटे पत्थर भी इनके साथ जो है वेग के साथ जो उनके साथ उड़ा लिए जाते हैं और वह जो है धरातल पे घर्षण करते हैं कहीं ना कहीं। तो उस घर्षण से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसको हम वायु के अपरदनात्मक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। अब पवन के अपरदनात्मक कार्य के अंतर्गत मुख्यतः 7 प्रकार की जो है भू स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला क्या है? वात गर्त। आइए इस मानचित्र के माध्यम से वात गर्त को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु जो है एक गर्त के माध्यम से, किस तरह से? गर्त, जिस तरह से पानी में भी क्या होता है? गर्त बनता है, उसी तरह वायु जो है देखिए एक गर्त की तरह से चारों तरफ से जो वायु जो चले और गर्त बना करके इस क्षेत्र का क्या करे? जो कोमल मिट्टी है, कोमल चट्टान है, धूल कण है, इसको उड़ा ले जाती है अपने साथ में। और उड़ाने से, जैसे इधर से वायु आई और यहाँ भंवर का जो है गर्त का रूप बना करके और यहाँ के जो कोमल चट्टाने हैं, बालू है, रेत है, उसको क्या होती है? अपने साथ उड़ा कर लेकर चली जाती है। तो यहाँ जो है एक गर्त की तरह, एक गड्ढे की तरह क्या होती है? आकृति बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वात गर्त कहते हैं। ठीक हो गया? कभी कभी ये वात गर्त इतना ज्यादा नीचे हो जाता है, मुलायम चट्टानों को पवन के साथ उड़ा ले आती है कि जो है भूमिगत जल के आसपास भी पहुंच जाता है। कभी कभी जब भूमिगत जल के आसपास तो वहां जल आ जाता है और जल के आसपास जो है नारियल के वृक्षों की जो है उपज आ जाती है, जिससे जो है आदिवासी लोग इस किनारे क्या होते हैं? अपना आशियाना बना करके भी लोग रहते हैं। तो वातगर्त आपने क्लियर हो गया।
दूसरी जो आकृति बनती है उसको छत्रक या गारा कहते हैं। गारा शब्द जो है अरबी भाषा से आया हुआ है। किससे आया है? अरबी। और इसी छत्रक या गारा को सहारा के मरुस्थल में क्या कहते हैं? हमाडा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमाडा कहते हैं। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछ देगा कि छत्रक का दूसरा नाम क्या है, तो गारा है, और गारा को और भी क्या कहते हैं, तो हमाडा कहते हैं। ठीक हो गया। आइए इस छत्रक को समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। होता क्या है कि कभी कभी जब वायु अपर्दनात्मक कार्य करती है, बहती है, तो अपने साथ जो है छोटे छोटे कंकर पत्थर के साथ बारीक रेत को भी उड़ा कर ले जाती है। तो कंकर पत्थर क्या होते हैं, उनका जो है भार अधिक होता है, तो वह धरातल के समीप बहते हुए लुढ़कते हुए चलते हैं। तो धरातल के समीप जब इधर से पवन चलेगी तो जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे हैं वो क्या करते हैं, इसी कोई चट्टान है या कोई टीला है उससे टकरा करके जो नीचे का जो होता है उसका अपर्दन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो और ऊपर का अपर्दन क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये एक छत्रक छाते के नुमा दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छत्रक या गारा कहते हैं। इस तरह की आकृति दिखाई देती है। ये भी क्या है, पवन के अपर्दनात्मक करने का क्या कर रही है, वायु जो है छोटे छोटे कणों के माध्यम से, रेत कणों, बजरी, कंकर के माध्यम से क्या करती है, किसी सेल का, चट्टान का अपर्दन कर देती है। और जो आकृति इस तरह की दिखे छत्रक छाते के समान, उसे हम क्या कहते हैं, छत्रक या गारा कहते हैं। तीसरा जो आकृति बनती है उसको हम ज्यूजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूजेन। ज्यूजेन में क्या होता है कि अगर दो चट्टानें क्षैतिज रूप में हैं तो नीचे क्या है, ये जो है कठोर चट्टान है, और ऊपर भी क्या है, यहाँ पे जो है इस बीच में क्या है, ये मुलायम चट्टानें हैं। तो पवन जब चलती है तो इन मुलायम चट्टानों को क्या करती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है, और उसके साथ सटे जो कठोर चट्टान है वह इस तरह के आकृति में दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्यूजेन कहते हैं। ठीक हो गया। कठोर चट्टान इस तरह की आकृति में दिखाई देती है, जिसको हम ज्यूजेन कहते हैं। चौथी जो आकृति बनती है उसको हम यारडंग के नाम से जानते हैं। यारडंग में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसकी आकृति क्या होती है, थोड़ी सी बदल जाती है। नीचे ये कठोर चट्टान होती है, और इसी कठोर चट्टान के मध्य जो है लंबवत में मुलायम चट्टानें आती हैं, जिसको क्या करती है, पवन उड़ा ले जाती है बीच से। तो जो आकृति ये बनती है, इस तरह की जो आकृति बनती है, इसको हम यारडंग के नाम से जानते हैं, जो कि जो है एक खंबे की तरह से, नुकीले खंबे की तरह से खड़ा होता है। पांचवा जो आकृति बनती है उसको पाषाण जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाषाण जालक। जैसे किसी भी मरुस्थलीय प्रदेश में कोई अगर चट्टान सामने मिल जाए और उस चट्टान में बीच में क्या हो, इस तरह की मुलायम चट्टानें हो, तो वायु जब बहती है तो बीच के मुलायम चट्टानों को क्या करती है, अपने साथ उड़ा ले आती है, और जाली के नुमा जो आकृति दिखाई देती है उसी को हम पाषाण जालक के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। पाषाण मतलब होता है पत्थर, और जालक मतलब जो जाली, जो उसमें छिद्र हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाषाण जालक। मतलब मुलायम चट्टान को पवन क्या करती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है, और जो कठोर चट्टान है उसमें जाली की तरह से दिखाई देती है, उसको पाषाण जालक कहते हैं। छठवां जो आता है वह इंसेलबर्ग है। इंसेलबर्ग जैसे क्या होता है कि ये चित्र के माध्यम से आप समझिए, जो इंसेलबर्ग एक जो है ये इस तरह की आकृति में, एक जो है टीले की आकृति में दिखाई देता है। बीच के जो कोमल चट्टानें हैं ये पवन के द्वारा उड़ा ली जाती हैं, और जो कठोर चट्टान है इस तरह की जो है एक टीले के रूप में दिखाई दे, उसको हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। सातवां जो आता है ड्रिंक काटर आता है। ड्रिंक काटर आता है, ड्रिंक काटर में क्या होता है कि जब कोई चट्टान जो है, जिसका जो है कठोर चट्टान है, और उस चट्टान पे हवा अपने साथ निरंतर बहे उस पर, तो उसके भाग को, उसके पार्श्व को क्या करती है, चिकना कर देती है। तो ये जो चिकना वाला भाग किसी पत्थर का घिसते घिसते चिकना हो जाता है, उसी तरह की जो ये चिकना जो पत्थर हो जाता है गोल आकृति में, उसको क्या कहते हैं, ड्रिंक काटर कहते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट जो इसका आता है भू स्तंभ। भू स्तंभ, स्तंभ समझ रहे हैं, स्तंभ की भांति जो कठोर चट्टानें बची रहें और मुलायम चट्टानें निकल जाएं बीच से, तो ये जो इस तरह की आकृति बने,
उसको हम क्या कहते हैं, भूस्तंभ कहते हैं। ठीक हो गया। आशा है कि पवन के अपरदनात्मक कार्य को आपने भली बात समझ लिया होगा। आइए देखते हैं पवन के निक्षेपणात्मक कार्य। पवन के द्वारा जो निक्षेप होते हैं, यानी यहाँ तो हवा जो है, वायु पवन जो है क्या कर सकती है, अपने साथ रेत गिट्टी जो है छोटे छोटे कणों को उड़ा कर लेके जाती है, अपर्दन करती है। तो उसके उड़ा के ले जाने रास्ते में जो भी चट्टानें आती हैं उनका अपर्दन करके यह निम्न प्रकार की जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब जब ये अपने साथ ये सारी जो है रेत या छोटे छोटे कंकर पत्थर गिट्टी बालू को उड़ा कर ले जाएगी, तो कहीं न कहीं इसके मार्ग में अवरोध आ जाए या वायु या पवन के गति में क्या हो जाए, गति क्या हो जाए, निम्न पड़ जाए, तो जो उसके साथ ये जो रेत कण उड़ के जा रहे हैं वो क्या होंगे, वहीं पे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो गिरने से जो उसको क्या होता है, निक्षेप बोलते हैं। वही जो गिरने से जो एकत्र हो जाएंगे, जो जमा हो जाएंगे, तो जमा होने से जिन भू आकृतियों का निर्माण होता है वह पवन द्वारा निक्षेपणात्मक आकृतियां कहलाती हैं। इस क्रम में मुख्यतः 3 निक्षेपणात्मक जो है भू आकृतियों का निर्माण होता है। पहला क्या है, बालू के टीले। इसमें क्या होते हैं, बालू के टीले। मरुस्थलीय प्रदेशों में अगर आपने विजिट किया होगा, देखे होंगे कि बालू के टीले, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं इन चित्रों से। मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या होता है, बालू के टीले, जैसे ये इस तरह के क्या हो जाते हैं, आप देखे होंगे टीले का निर्माण हो जाता है। मतलब पवन क्या करती है, यहां पे निक्षेप कर देती है अपने साथ लाए हुए रेत कण को। ठीक हो गया। तो बालू के टीलों का निर्माण होता है। बरखान, इस मानचित्र से आप समझिए, बरखान की क्रिया जो है निर्माण करते हैं निक्षेप से। होता क्या है, पवन इस दिशा से चल रही है और अपना निक्षेप कर देती है, तो इस तरह की जो आकृति बने, आगे जो है सिंह की तरह से जो आकृति बन जाए, ये अर्धचंद्राकार, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस आकृति को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और तीसरा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं, लोयस। लोयस का नाम आपने बहुत सुना होगा। लोयस सबसे ज्यादा कहां पे है, चीन में। लोयस जो है, लोयस शब्द आपको बता दें ये फ्रांस का शब्द है, और ये जो है लोयस जो है जर्मन शब्द है, और फ्रांस में एल्सास प्रांत है। कौन सा, फ्रांस में एल्सास प्रांत है, वहां पे एक लोयस जो है जगह है। सबसे पहले लोयस यानी जो बालू के जो महीन कण होते हैं, रेत के सबसे महीन कण जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लोयस होते हैं, लोयस कहते हैं, और जिनका कलर क्या होता है, पीले रंग का होता है। तो सबसे पहले फ्रांस के एल्सास प्रांत के लोयस जगह पे इन पीली मिट्टियों का यानी पीली रेत का क्या दिखा गया, जमाव देखा गया। ठीक है, इनका जमाव फ्रांस में देखा गया, और लोयस शब्द जर्मन शब्द से आया हुआ है, तो वहीं से जो है लोयस इसका नाम पड़ गया। ठीक हो गया। अब जो है जर्मन विद्वान जो रिस्थॉफेन महोदय हैं, सबसे ज्यादा अगर लोयस का जो जमा है, वैसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आपका जो है न्यूजीलैंड, इन सब क्षेत्रों में भी है, अफ्रीका में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 6,50,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है चीन का, जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा मिट्टी का, लोयस मिट्टी का क्या है, जमाव पाया जाता है। अब वही लोयस जो मिट्टी है, जो चीन की प्रसिद्ध जो नदी क्या है, ह्वांगहो है, वह क्या करती है, इसी जो है लोयस के मैदान से गुजरती है, जिससे ह्वांगहो नदी कौन सी नदी में कन्वर्ट हो जाती है, पीली नदी में। इसीलिए ह्वांगहो नदी को कौन सी नदी कहते हैं, पीली नदी कहते हैं, क्योंकि वह लोयस के मैदान से होकर गुजरती है, जिससे लोयस का रंग जो बालू जो है, जो मिट्टी है, वो किस रंग की है, पीली रंग की है। तो ह्वांगहो नदी क्या हो जाती है, पीली नदी के रूप में वहां से निकलती है। और जब ये ह्वांगहो नदी जा करके जिस सागर में मिलती है, उसको किस सागर के नाम से जानते हैं, पीत सागर। उसको किस सागर के नाम से जानते हैं, पीत सागर के नाम से जानते हैं। तो लोयस जो है क्या है, एक जो है मिट्टी, लोयस मिट्टी जो है, जहां पे पवन जो है अपनी गति को जो है मंद कर देती है, तो लोयस के का बहुत बड़े क्षेत्रफल पर इसका जमाव हो जाता है, जिसको लोयस का मैदान कहते हैं, जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा है आज जो है वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और वीडियो फिर एक बार कहूंगा, अगर समझ में आ रहा है ठीक ठाक सब,
तो चैनल को अगर नए विजिटर हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूरतमंदों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।